हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबी के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट खानी चाहिए और कौन कौन से फूड आइटम्स उनको अपनी डाइट में अवॉइड करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, ताकि बेहतर रिकवरी हो सके, दवाइयाँ सही से काम कर सके और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सको। देखिए, इस बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ये मानना है कि अगर आम पब्लिक को जिस भी एडवाइस हमने डॉक्टर्स ने दी है, अगर उसके पीछे की बेसिक साइंस उनकी अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ में आएगी, तो डॉक्टर की एडवाइस को वो पूरी तरह से मानेंगे, पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अगर उनको इसकी बेसिक समझ होगी तो हमारे वीडियो में हम ये ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले बेसिक साइंस बताएंगे कि जो भी डाइट टीबी के पेशेंट में खानी चाहिए उसकी बेसिक साइंस क्या है, और उसके बाद में हम आपको फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आपकी पॉकेट पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर जाइए और चैनल के कंटेंट को देखिए। और हमारे कंटेंट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर कंसिडर कीजिए। टीबी की अगर डाइट की बात करी जाए तो टीबी की डाइट में मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि डाइट में हाई कैलोरी होनी चाहिए, फिर डाइट में हाई प्रोटीन होना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स काफ़ी सारी मात्रा में होने चाहिए, कुछ सिलेक्टेड विटामिन्स अच्छे खासा होने चाहिए, और डाइट में हाइड्रेशन यानी कि वाटर की मात्रा भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी से जो वेस्ट मेडिसिन का निकल गया है वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाई कैलोरी डाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब भी हमारे को कोई भी इन्फेक्शन होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, लेकिन टीबी के मरीज़ में थोड़ा अलग ही तरह का तमाशा होता है। टीबी के मरीज़ों में वेट कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है। आपने वज़न कम नहीं किया अपनी मर्ज़ी से, वो टीबी की इन्फेक्शन की वजह से आपका वेट कम हो गया है। उस वेट को सही से मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा बेटर रिकवरी कर सकें, और सही से वेट मेंटेन करने के लिए आपको हाई कैलोरी डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी बात टीबी के मरीज़ों में ये है कि हमारे इस टीबी में फ़ीवर बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का हल्का बुखार रहता है, हरारत जैसा लगता है, 100 से कम बुखार रहता है, और इसी वजह से इसमें मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। बाकी बुखार में मेटाबॉलिज्म बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टीबी के मरीज़ों में मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता है, इसलिए अगर एक अडल्ट की बात करें तो एक दिन में 2250 से लेकर 2500 कैलोरी भी अगर वो खाता है तो उसका वज़न आराम से मेंटेन हो जाएगा, कुछ ही हफ्तों में मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अब इसको कैसे नापेंगे? देखिए, 1 किलो के साथ में, 1 किलो वज़न के साथ में 45 से 50 कैलोरी लेनी है प्रतिदिन। तो अगर किसी का वज़न 50 किलो है तो उसको चाहिएगी 2250 से 2500 कैलोरीज। लेकिन बच्चों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनको 1 किलो के साथ में 90 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर बच्चे का वज़न 10 किलो है तो उसको 900 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी प्रतिदिन, और अगर बच्चे का वज़न 20 किलो है तो उसको 1800 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी प्रतिदिन। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वज़न के हिसाब से कैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दूसरा नंबर आता है हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कि आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, ओवरऑल जो है कैटाबॉलिक फेज़ में जा रही होती है बॉडी, यानी कि टूट फूट चल रही होती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी लड़ रही होती है उसके साथ में, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हाई प्रोटीन इतना ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी के अंदर जब टीबी काफ़ी ज़्यादा फैल रही होती है शरीर में एडवांस स्टेज में, तो शरीर के अंदर सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है हमारे अंदर, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। और इस प्रोटीन का ही तो काम होता है सारी चीज़ों को बॉडी के हर एक जगह तक पहुंचाने का काम। उनके साथ में बॉडी को कुछ भी चाहिए तो एल्ब्यूमिन के साथ में चिपकेगा और वहां तक पहुंच जाएगा। यही एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए अडल्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम चाहिए होता है हर एक वज़न, 1 किलो वज़न के साथ में। यानी कि मैं रिपीट करता हूँ, 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है हर किलो वज़न के साथ में। यानी कि अगर किसी का वज़न 50 किलो है तो उसको 75 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन। एक दिन में उसको 75 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
और ये रिक्वायरमेंट बच्चों में डबल हो जाती है, यानी कि 3 से 3.5 ग्राम चाहिए होती है उसको प्रति केजी के हिसाब से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बच्चे का वज़न 10 किलो है तो उसको कम से कम भी 30 ग्राम से 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा प्रतिदिन। तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोटीन के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हाई कैलोरी हो गया, हाई प्रोटीन हो गया। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से विटामिन्स की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले विटामिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो होता है विटामिन ए, क्योंकि जो बॉडी में कैरोटीन होता है, जो हम डाइट खाते हैं, कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। लेकिन टीबी के मरीज़ों में यही वाली प्रोसेस जो है ब्लॉक हो जाती है, रुकने लग जाती है, कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और इसी वजह से डायरेक्ट विटामिन ए के सोर्सेज आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से उसमें सोर्स होते हैं। तो इसलिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा ग्रसित होगा। विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जो ख़ास तौर से खट्टे फलों में मिलते हैं, तो विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लग जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो बनने का प्रोसेस है, उसका अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो पुअर हो जाता है, और इसकी वजह से विटामिन डी की अगर कमी होगी तो कैल्शियम भी कम मिलेगा और फॉस्फोरस भी कम मिलेगा। चाहे आपकी डाइट में कितना ही हो, लेकिन अगर विटामिन डी कम है तो शरीर इनको अवशोषण नहीं कर पाएगा। एक बहुत अहम विटामिन होता है इसमें पायरिडॉक्सिन, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। वो इतना अफेक्ट हो जाता है कि उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों होता है? क्योंकि जो टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके अंदर आइसोनियाजिड होती है, INH। ये क्या करता है? पायरिडॉक्सिन की जो प्रोसेस होती है उसको वीक कर देता है। एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो इकलौता है जो ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे अंदर जो नर्व होती है उनको लिए। और इसकी कमी की वजह से न्यूराइटिस हो जाती है, नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए कई बार दिखने में या फिर न्यूरोपैथी होने में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसको अवॉइड करने के लिए पायरिडॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। तो पायरिडॉक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और पायरिडॉक्सिन जो हो किसी भी कीमत पर बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए अगर सही से रिकवर करना चाहते हैं तो। फिर बात आती है कि मिनरल्स की अगर बात करी जाए तो कैल्शियम और फॉस्फोरस बताए मैंने, वो रिकवरी के लिए जो चोट पहुंचाता है हमारे शरीर में टीबी का बैक्टीरिया, उसको हील करने के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जिंक की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि दिक्कत क्या आती है मरीज़ों को इस तरह की डाइट देने में। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि जब मरीज़ को टीबी होती है तो उसकी भूख तो पहले से ही मरी होती है, ऊपर से दवाइयों का लोड होता है, तो मरीज़ को पहले तो मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है। दूसरी बात कि मरीज़ को शुरुआत में जब तक हल्का फुल्का बुखार या लक्षण रहते हैं तो हर तीसरे घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और खाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा डाइट सॉफ्ट हो, उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा हो, कैलोरी भी ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आप खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी में चावल होते हैं, दाल होती है, और उसके अंदर घी ऐड कर देंगे तो कैलोरी भी बढ़ जाएगी और उसके अंदर प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और मरीज़ को अच्छा भी लगेगा और डाइट सॉफ्ट भी रहेगी। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वेजिटेबल्स का सूप बना के दिया जा सकता है। उससे हाइड्रेशन भी मेंटेन होगी, उससे मिनरल्स भी पूरे होंगे, उससे कुछ विटामिन्स भी पूरे होंगे, और उससे मरीज़ को जो रफेज मिलेगा उससे उसका पेट भी ठीक रहेगा। तो वेजिटेबल्स का सूप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। फ्रूट्स की बात करें तो डिफरेंट फ्रूट्स खाने चाहिए। कॉस्टली फ्रूट्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सीज़न है उस सीज़न में जिस तरह के भी फूड आइटम्स आपके आसपास अवेलेबल है वही फूड आइटम्स दीजिए, क्योंकि वो सस्ते भी मिलेंगे और उसके अंदर कम से कम जो है पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर रहता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से चीज़ें पक जाती है, सीजनल होती है और सस्ती भी मिल जाती है। तो इस तरह से आपको सीजनल फ्रूट्स को प्रेफरेंस देनी है। बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्जॉटिक फूड्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अननेसेसरी उस पर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। कम से कम भी मरीज़ को 1 लीटर दूध तो पीना ही चाहिए। उसकी अगर ये करता है तो मरीज़ को कैल्शियम भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें मरीज़ को मिल जाएंगी। तो 1 लीटर के करीब आपको दूध का इंतज़ाम करना पड़ेगा। गाँव में तो काफ़ी जगह, ज़्यादातर जगह पे इन चीज़ों का इंतज़ाम हो ही जाता है। फिर आती है प्रोटीन की बात कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि मीट खाना चाहिए, चिकन खाइए, ये खाइए, वो खाइए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि मीट चिकन को कई बार कुछ लोग हर रोज़ नहीं खा सकते हैं, या कुछ लोग के घर में प्रोहिबिशन है, वो मीट तो नहीं खा पाएंगे। हाँ, अंडे खा सकते हैं, अंडे सस्ते भी होते हैं, तो एक दिन में 3 से 4 अंडे आपको खाने चाहिए, और एक अंडे में 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। तो आप देखिए 6 × 18 या 24, यानी कि 18 से 24 ग्राम के करीब प्रोटीन तो आपको अंडों से ही मिल सकता है। तो 3 से 4 अंडे आप खा सकते हैं, और फुल अंडे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शुरुआती तौर पर जब आपका बॉडी का जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा है, तब तक आप उसको फुल खा सकते हैं। जब वेट आपका नॉर्मल आने लग जाए तो फिर आप वाइट वाला पार्ट खा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी भूख भी वापस आ जाएगी, तो आप खाना दूसरी तरह के भी खा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिल्क से बने प्रोडक्ट, यानी कि आप जो भी दूध या दूध से बनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी खा सकते हैं, और वो काफ़ी आपके लिए हेल्दी रहेंगे। अगर आप फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, तो वो भी अच्छा बात है। कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फ़ैट ना डाल के उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की तरह से खाइए, ताकि आपको वॉमिटिंग, नोजिया, वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो। एक बड़ी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि मरीज़ को शुरुआती 1-2 महीने में ही काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, उसका वज़न बढ़ने लग जाता है, उसको अच्छी फ़ील आती है, उसके चेहरे का नूर लौट आता है, तो मरीज़ जो है डाइट की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि मरीज़ के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस चल ही रही होती है, पूरी तरह से रिकवर नहीं किया होता मरीज़, तो इसलिए वो डाइट जो है वो सही से मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ना खाने वाली चीज़ों के बारे में बताने से पहले हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंड वॉश अच्छे से करना है खाना खाने से पहले। खाना पकाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फूड पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए। आप जो भी खाना दे रहे हैं वो अच्छे से धो के अच्छे से होम कुक्ड फूड खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप फूड पॉइजनिंग से बच सकें। एग और इस तरह की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पका के खाएँ, चाहे आप भुर्जी बना के खाएँ, चाहे आप एग्स को बॉयल करके खाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। देखिए, जितने भी फूड आइटम्स मैंने बताए इनका अपोजिट आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, जैसे कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो नहीं पीने चाहिए। और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक जैसी चीज़ें, ये सब नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा आपको अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल की वजह से आपके शरीर, क्योंकि अल्कोहल भी लीवर के थ्रू प्रोसेस होगा, टीबी की दवाइयाँ भी लीवर के थ्रू प्रोसेस होगी, तो आपकी जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। स्मोकिंग, टोबैको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज़ गुड फॉर योर फैमिली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टोबैको अवॉइड करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ में मरीज़ को चाहिए रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट चाहिए पूरी फैमिली का, ताकि मरीज़ जो है अपना पूरा ट्रीटमेंट ले सके और रिकवर हो सके, और ताकि दूसरे लोगों में वो इन्फेक्शन ना फैले। तो मरीज़ को सपोर्ट कीजिए, अच्छी डाइट खिलाइए और वेंटिलेटेड रूम में रखिए, ताकि जो अगर कफ भी करते हैं तो बैक्टीरिया का दूसरे लोगों पर प्रभाव ना पड़े। तो ये था आज की वीडियो, जिसमें हमने टीबी के डाइट के बारे में बात करी। टीबी के मरीजों में किस तरह की डाइट खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने किसी दोस्तों से तक पहुंचाइए जिनको इनकी शायद ज़रूरत हो सकती है। और चैनल पर ज़रूर जाके विज़िट कीजिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं। शायद आपको कोई टॉपिक अच्छा लगे और शायद आपको लगे कि फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय, आप देख रहे थे शॉन टिप्स। स्टे ट्यून्ड।